हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी। हम लोग अब अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। काफ़ी हद तक क्रॉप्स अब खत्म हो गए हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्रॉप्स होगी। अगर आपको कोई और क्रॉप्स अगर करना होगा तो आप कमेंट बोल देंगे कि हाँ ये करना है, ये पढ़ना है, तो मैं उसे पढ़ा देंगे। वैसे हम लोग इसको पढ़ लें, फिर और बातें करते रहेंगे। हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्रॉप जैसे टोबैको वगैरह तो पढ़ लिया, आज हम पोटैटो पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम, आलू का वैज्ञानिक सोलनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी, गुणसूत्र 4848। यहाँ देखेंगे ये कैसा है, आटू टेट्राप्लाइड, यहाँ लिख लेंगे ये कैसा है, आटू टेट्राप्लाइड। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आटू टेट्राप्लाइड कैसी स्पीसीज है, आटू मतलब स्वतः चतुर्गुणित, हिंदी में क्या कहेंगे, स्वतः चतुर्गुणित। ये आटू टेट्राप्लाइड होती है। उत्पत्ति स्थान पेरू, मोस्टली पेरू आप याद रखेंगे, साउथ अमेरिका का पार्ट है ये पेरू को ध्यान रखेंगे क्योंकि यही CIP है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो। कहाँ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो, कहाँ है, लीमा पेरू में। इसका रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, लीमा पेरू में CIP है। कार्बोहाइड्रेट जो परसेंटेज होता है 21.6% होता है। प्रोटीन की मात्रा 2.1% होती है। और सबसे ज्यादा मात्रा में एक क्वेश्चन आया, एक बार आया था कि आलू में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पानी पाया जाता है 74.6%। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ कुछ टर्म लिखे, आप यहाँ देख लें, हम लिखे हैं जैसे, अब कुछ इनको लिखने से पहले कुछ और बातें नोट कर लेंगे आप लोग कि विश्व में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन चाइना में होता है। वैसे देखें, बेहतरीन अगर आलू का उत्पादन है तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन देशों में होता है सबसे अच्छा आलू का उत्पादन। लेकिन अगर वैसे तो चाइना में सबसे ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन यूपी में होता है, और यूपी में भी सबसे अधिक कहां होता है, फर्रुखाबाद जिले में होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो ये छोटा सा सिनेरियो था, हम बता दिए। फिर पॉइंट लिखेंगे, आलू C3 लॉन्ग डे तथा स्वपरागित पौधा है। क्या है, आलू C3 लॉन्ग डे तथा स्वपरागित पौधा है। अब लॉन्ग डे शॉर्ट डे शायद मैं बता भी चुका है, नहीं बताया होगा तो मैं कभी बता भी देगा, ठीक। अब बात आती है सीड रेट की। सीड रेट के केस में अगर अगेती फसल, हमें अगेती लेना है, अगेती क्रॉप्स लेना है, तो हम सीड को काट करके बोएंगे। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कंद का आकार कितना होना चाहिए, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर। कंद की साइज कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। और उसका वजन कितना होना चाहिए, कंद का 25 से 30 ग्राम। कितना वजन होना चाहिए, आइडियल कंद की बात करें, वैसे तो बोने के लिए तो कुछ भी बो सकते हैं हम लोग। तो आइडियल जो मतलब आदर्श जो कंद होता है, जो आदर्श पोटैटो रहेगा, उसकी साइज क्या होगी, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। और उसका वेट कितना रहेगा, उस वजन उसका 25 से 30 ग्राम के बीच वजन रहेगा। और लेकिन अगेती जब हम बोएंगे तो हम आलू को काट करके ही बोते हैं, और काट करके आलू बोने पर कितना बीज दर लगता है, 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। काट करके बीज दर मतलब काट करके अगर बोलते हैं तो 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर लगेगा। लेकिन अगर समूचे कंद की बुआई करें, इवन समूचे कंद की बुआई, अगर ध्यान से सुन लेंगे इन बातों को, अगर हम समूचे कंद की बुआई करते हैं तो कितना बीज दर लगेगा, समूचे कंद की बुआई करने पर 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। समूचे कंद की बुआई करने पर कितना लगेगा, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर हम काट के बुआई कर रहे हैं तो कितना लगेगा, 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। हम मध्यम और पछेती बुआई जो करते हैं उसमें हम काट करके और समूचा कंद दोनों तरीके से बो सकते हैं। लेकिन जब हम अर्ली सोइंग करेंगे, मतलब अर्ली वैरायटी यूज करेंगे, अर्ली अगेती फसल लेंगे, तो हम कट करके ही, मतलब उसको काट करके ही ट्यूबर को बोने की कोशिश करते हैं, बोते हैं, और तब बीज दर कितना लगता है, 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अब यहां लिख लें पहले बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। 20 अक्टूबर से सबसे बेहतरीन आइडियल टाइम होता है 20 अक्टूबर से 10 नवंबर। 20 अक्टूबर से 10 नवंबर ये बुआई का समय होता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। pH 5 से 6.5। pH कितना होता है, 5 से 6.5, मतलब अम्लीय मृदा अच्छी मानी जाती है इसके लिए। अम्लीय, मृदु अम्लीय, कैसी अम्लीय, मृदु अम्लीय मृदा अच्छी मानी जाती है 5 से 6.5 के बीच जो। अब अर्थिंग की क्रिया अगर हम बात कर लें, आलू में अर्थिंग मतलब मिट्टी चढ़ाने की क्रिया बुआई के 40 से 45 दिन पर करते हैं। कब करते हैं, बुआई के 40 से 45 दिन पर। अर्थिंग क्रिया कब करते हैं, बुआई के 40 से 45 दिन पर करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ट्यूबराइजेशन पूछता है कभी कभी कि ट्यूबराइजेशन रिलेटेड टू, तो हम पोटैटो, या ट्यूबर बनने की क्रिया ट्यूबराइजेशन कहलाती है। ट्यूबर बनना स्टार्ट कब हो जाते हैं, वो आपके 35 से 40 दिन पर बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे 35 से 40 दिन के
उस बीच हम उसमें निराई गुड़ाई काम कम, हम अर्थिंग की क्रिया ज्यादा करते हैं। हमारे पास स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो एकदम तिकोना कलर का हो, ऐसे हो, और उससे हम मिट्टी को खींच करके चढ़ा देते हैं ताकि वो इसकी जड़ें कटने ना पाए आलू की, जहां कंद बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात है? अब बात आती है टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। तो तापमान जो होता है 17 से 19, अगर हम ट्यूबर बनने के लिए, कंद बनने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान की अगर बात कर लें तो वो है आपका 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं 17 से 20 भी लिखा है, आप ध्यान रखेंगे 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड कैसा माना जाता है? आइडियल तापमान माना जाता है 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और ध्यान रखेंगे जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो ट्यूबर बनने की क्रिया कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, रुकने लगती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी पॉइंट्स अगर इसमें नोट करना चाहेंगे तो ये भी नोट करेंगे। ट्यूबर सबसे अच्छा कब बनता है? जब रात लंबा और दिन छोटा होता है तो ट्यूबर अच्छे बनते हैं। एग्जाम्पल वैसे भी जाड़े में यही कंडीशन रहती है, दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं, तो उसमें कहने की भी कोई बात नहीं है कि वो तो दिखता है, प्रैक्टिकली है। खैर, अब जब बात आती है कि सोलेनिन, तो जब इसको ध्यान से लिख लेंगे, आलू के कंद का सूर्य के प्रकाश में आने पर, आलू के कंद का सूर्य के प्रकाश में आने पर उसका रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। वह हरा रंग आलू में सोलेनिन के निर्माण के कारण होता है। यह सोलेनिन एक प्रकार का विषैला यौगिक होता है। हमने क्या बोला? आलू का कंद सूर्य के प्रकाश में आने पर हरे रंग का हो जाता है। यह हरा रंग आलू में सोलेनिन के निर्माण के कारण होता है, ड्यू टू सोलेनिन फॉर्मेशन। तो सोलेनिन के निर्माण के कारण होता है और यह एक प्रकार का विषैला यौगिक होता है। जब सोलेनिन की मात्रा कंद में, जब सोलेनिन की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, कब तक ये खाने योग्य रहता है? 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम अगर है, 5 या लेस देन 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है तो आलू तब तक खाने योग्य रहता है। लेकिन जब इसकी मात्रा मोर देन 5 हो जाती है मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, तब ये खाने योग्य नहीं रहता। लेकिन जब सोलेनिन की मात्रा आलू में 20 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम हो गया, तब अगर खाने पर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, आदमी या एनिमल की मृत्यु भी हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? अब इरिगेशन करते समय ध्यान रखेंगे, सिंचाई, आलू में इरिगेशन करते समय कूड़ को 2/3 पार्ट ही भरना चाहिए। कितना? 2/3, या कहीं कहीं अगर मान लो एग्जांपल के रूप में, या 3/4 को भी डिवाइड कर, मतलब कभी कभी कूड़ को 4 भागों में डिवाइड करके मानते हैं तो 3/4 भाग कूड़ भरना चाहिए। अगर 3 भाग में डिवाइड करके मान रहे हैं तो हम 2/3 भाग को ही भरेंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आलू सिंचाई करते समय कितना पार्ट भरते हैं कूड़ का? 2/3 पोर्शन हम लोग भरते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं वेराइटीज, प्रजातियों की। प्रजातियों में अर्ली वेराइटीज के लिख लें। प्रजातियों में क्या लिखेंगे? अर्ली प्रजाति या अर्ली वेराइटीज में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, लिखते रहेंगे इसको, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। एक्स्ट्रा अर्ली है। ये कैसी है? बहुत जल्दी पकने वाली प्रजाति है, कम समय में और कम समय लेती है। वैसे जनरली जो अर्ली प्रजातियां होती हैं वो 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। कितने दिन में? 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा अर्ली होती है, इसलिए ध्यान रखेंगे। कुफरी सूर्या, ये हाई टेम्परेचर पर भी ग्रो हो जाती है। कितना? अगर तापमान अधिक भी है तो ये ग्रो कर जाती है, कुफरी सूर्या। मीडियम रेंज की अगर बात करें, मतलब मध्यम अवधि की जो फसलें हैं, इनका लगभग ड्यूरेशन होता है, ये टाइम लेती है 100 से 110 दिन। इनका टेकिंग टाइम क्या होता है? 100 से 110 दिन ये समय लेती है टोटल ड्यूरेशन। अब यह है कुफरी सिंदूरी। कौन कौन सी प्रजातियां? कुफरी सिंदूरी, कुफरी स्वाड़ा। कुफरी स्वाड़ा में लिखेंगे निमेटोड रेजिस्टेंट, क्योंकि पोटैटो में क्या लगता है? गोल्डन निमेटोड लगता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टाचाइंसिस। इसमें क्या लगता है? आलू में गोल्डन निमेटोड लगता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लोबोडेरा रोस्टाचाइंसिस। उससे बचने के लिए कुफरी स्वाड़ा उसके प्रति प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट है। अब कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, इन प्रजातियों को ध्यान रख लेंगे। कुफरी बादशाह कई बार पूछा गया है। लेट प्रजातियों में लिख लेंगे कुफरी देवा, कुफरी अरुणिमा, कुफरी मेघा, इनको ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है चिप्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। फॉर चिप्स पर्पज के देखें तो चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 तक निकली है। ठीक, हमें 1, 2 बस लिखे हैं, यहां 3 भी लिख सकते हैं आप लोग। चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 एंड चिप्सोना 3।
अप टू डेट एक प्रजाति का नाम है अप टू डेट, मीडियम और अर्ली दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसको। हॉलैंड एक प्रजाति है किसकी, अगर कुछ पूछा गया क्वेश्चन है हॉलैंड किसकी प्रजाति है, तो हॉलैंड आपकी किसकी प्रजाति है, आलू की। कुफरी शीतमान यह पाले के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति, कुफरी शीतमान कैसी प्रजाति है, पाले के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति है। अब एक काम करेंगे आप लोग, इतनी बातें हो गई, अब लिखेंगे रोग या डिजीज। क्या लिखेंगे, रोग या डिजीज। तो डिजीज में अगर हम बात कर ले तो डिजीज इसका इसमें डिजीज से बहुत क्वेश्चन पूछे, डिजीज से ही मोस्टली क्वेश्चन उठते हैं आलू में। एक पॉइंट और डिजीज लिखने से पहले एक पॉइंट और लिख लें कि सबसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्लोन मैं लिख देता हूं किस फसल का बनाया जाता है, तो है आलू का, फॉलोड बाय शुगर केन। पहले नंबर पे पोटैटो है और सेकंड शुगर केन है, ध्यान रखेंगे इस बात का, सेकंड शुगर केन है। पहला क्लोन किसका बनाया था सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में, पोटैटो का, दूसरा नंबर पे शुगर। प्लांट के केस में बात हो जाती है। वैसे अगर बात करें तो सबसे पहला क्लोन जो बनाया गया था वो मेढक का बना था 1962-63 में। उसके बाद से इतने सालों तक बंद रहा। 1997 का जब समय आया तो यान बुलम्यूट एक साइंटिस्ट है, मैं थोड़ी सी इसके सिनेरियो बता दूं, मैं क्लोन अलग से पढ़ाऊंगा। यान बुलम्यूट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले डॉली नामक भेड़ पे, स्तनधारी था इसलिए तो ज्यादा चर्चा में रहा, सबसे पहला स्तनधारी का क्लोन किसने बनाया था, यान बुलम्यूट ने बनाया था डॉली नामक भेड़ का। उसके बाद से फिर तो बाहर आ गए, फिर तो बहुत सारे क्लोन बने जानवरों में। अपने यहां भैंस का क्लोन बनाया गया गरिमा का, ठीक, उनकी बातें देखेंगे। तो हम क्लोन क्या होता है अगर हम बात करें तो यहां अब हम क्लोन जब पार्ट पढ़ेंगे तभी यहां बात करें, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ज्यादा चैप्टर। तो सर इतना ध्यान रखें, पोटैटो और शुगर केन। अब हम डिजीज की बात कर रहे थे, तो डिजीज में पहले लिखेंगे अर्ली ब्लाइट। डिजीज में क्या लिखेंगे, पहला डिजीज लिखेंगे अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है, नामक कवक के कारण होता है। यार वो कैसे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर लिखते भी रहेंगे, इस रोग में पत्तियों पर टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्वेश्चन आया है किस आलू के किस रोग में टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट में। मतलब जहां देखे होंगे टारगेट बोर्ड, आप अक्सर मेले में गए होंगे, वहां बंदूक मिलती होगी, टारगेट लगाने के लिए मिलता होगा, कभी किसी ने एनसीसी किया होगा वहां भी देखने को मिलता है। इन सारी चीजों को भी देखने को मिलता है। हम जब निशान लगाते तो टारगेट बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका सबसे मेन सिम्टम है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के कारण होता है। सेकंड लिखेंगे लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट। इसमें क्या होता है लिखेंगे, यह रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान नामक, यह रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के कारण होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के कारण होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों पर इर्रेगुलर पैच का निर्माण हो जाता है। पैच, इर्रेगुलर पैच मतलब धब्बे, पैच का मतलब धब्बे, इर्रेगुलर फॉर्मेशन में पैच मतलब धब्बों का निर्माण हो जाता है। टारगेट बोर्ड नहीं, गोल गोल संरचना बन जाएगी और ये इतनी तेजी से पत्तियों पर फैलता है, अगर ये फील्ड में लग गया तो बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय करता है ये फील्ड को। अब बहुत तेजी से नेक्रोसिस की क्रिया, हमने बताया होगा क्या, पहला क्या बोला था हमने, कभी पढ़ाया होगा, बताया होगा कि सबसे पहले क्या, मान लो फंगस लगा तो उसे क्या करता है, वो वहां क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की कमी से पत्ती पीली पड़ने, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोसिस। जब वो डिजीज वो टिश्यू को मारने लगता है
तो नेक्रोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है, मतलब डिजीज। तो जब हम डाइंग ऑफ टिश्यू की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस। तो ये नेक्रोसिस शुरू कर देता है और बहुत तेजी से पौधे को मार देता है। इस रोग के कारण आयरलैंड में अकाल पड़ा था, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओ सॉरी बेटा, हाँ, इस रोग के कारण आयरलैंड में अकाल पड़ा था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इस रोग के कारण क्या पड़ा था, आयरलैंड में अकाल पड़ा था, थोड़ा इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे आप लोग। अब बात आती है कि डिहल्मिंग एक शब्द आएगा, एक रोग और लिख लें, फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, वार्ट डिजीज, WART, वार्ट डिजीज। वार्ट डिजीज, यह रोग सिनकाइट्रियम, यह रोग सिनकाइट्रियम, यह रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, यह रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक के कारण होता है। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक के कारण, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस रोग के कारण और एक मैं ग्लोबोडोरा रोस्टाचाइनेसिस, गोल्डन निमेटोड के कारण, ये दो ऐसे चीज हैं जिसकी वजह से हम आलू, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आलू को स्प्रेड करने के लिए, मतलब ले आने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम के कारण हम क्या करते हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से हम आलू को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अगर इन केस ले गए और हमारा इंटेंशन गलत रहा तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लागू हो सकता है, अगर उसमें ये डिजीज वहां से अगर हम ला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आलू में क्या होता है, इसमें सिम्टम क्या होंगे आलू के ऊपर जो आलू होता है उस पे क्या बनते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। ट्यूमर क्या बन जाते हैं, ट्यूमर। मतलब ट्यूमर क्या होते हैं, एक तरीके से सेल उभर आते हैं इसमें। ट्यूमर में क्या होता है, कैंसर है ये, ट्यूमर का मतलब होता है एक तरह के कैंसर। तो ये उभर आते हैं ट्यूमर के रूप में, सेल बाहर उभर आते हैं और इसलिए आलू हम मार्केट वैल्यू ना के बराबर हो जाती है और ये रोग इस वजह से हो जाता है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की वजह से। तो ध्यान रखेंगे, तो पूछ दे कि किस में से किस आलू के किस रोग में ट्यूमर बनते हैं, ट्यूबर नहीं ट्यूमर, तो वो ध्यान रखेंगे सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम वार्ट डिजीज के कहां बनते हैं। अब लिखेंगे एक डिजीज आपका लगता है जिसे कहते हैं हम भंडारण में ऑक्सीजन कमी से होने वाला रोग है आपका ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट, जो ब्लैक हार्ट होता है, ये ध्यान रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग होता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे, डीहल्मिंग, ये आपकी कटाई डीहल्मिंग, डीहल्मिंग आलू की खुदाई से पहले, आलू की खुदाई से पहले 15 दिन पहले उसके तनों की कटाई, आलू के खुदाई से पहले 15 दिन पहले उसके तनों की कटाई क्या कहलाती है, डीहल्मिंग कहलाती है। इस बात का ध्यान रख लेंगे। आलू कटाई से पहले उसके, आलू खुदाई से पहले उसके ऊपरी तनों की कटाई क्या कहलाती है, 15 दिन पूर्व उसके तनों की कटाई क्या कहलाएगी, डीहल्मिंग कहलाएगी। इतनी पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेंगे। आलू का मुख्य कीट है पोटैटो ट्यूबर माथ, उसको भी लिख लेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने यहां से बात कर लिए हैं। अगर कुछ इसमें छूटा होगा तो आप कमेंट कर देंगे, हम उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। वैसे भी हम कोशिश करेंगे आप कमेंट्स वगैरह देखने की, तो इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे। अगर कहीं कोई इसमें छूटा होगा तो आप देख लेंगे। और हम जो भी टॉपिक बचे हैं आपके, जितने भी टॉपिक बचे हैं, अब जैसे मैं आज ही मान लो याद आ गया हमें क्लोन पढ़ाना है, और आपका सॉइल साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे मान लो अब हमें याद आ गया बहुत सारी चीजें कि विल्टिंग पॉइंट पढ़ानी है, और आपका कुछ जनरल बताना है, विभिन्न प्रकार के CSCP तो पढ़ा दिया हमने, और भी जो भी हाँ इरिगेशन पढ़ाना है। इस तरह की चीजें जो है वो हम सारी चीजों को देखेंगे। बस आप बता देंगे जो आपको ध्यान आता रहेगा कि हाँ सर ये पढ़ा, ये बच गया। लेकिन इसमें आज मेरे ख्याल से हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।